नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ एमटीएस 2019-20 के बारे में। आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, 2 से 3 महीने का सिर्फ उसमें समय बचा है, तो इसके लिए हमें कंप्लीट तौर पर तैयारी भी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस के बारे में। 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2018 में जनरल साइंस के। एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में, सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डीआरडीओ सेप्टाम एसटीएबी करके एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और असिस्टेंट टाइपिंग वाले एग्ज़ाम में पूछे गए। तो ये 25 के 25 वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, डेली क्लास होती है, डेली क्लास 5 बजे होती है, और ये वीडियो अपलोड की जाती है। और ये 25 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ, जिससे लगभग आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। लगभग 25 मिनट की ये वीडियो होती है। अगर आपने ये 25 मिनट की वीडियो पूरी देख ली तो एक वीडियो से आपके 100 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट हो जाएंगे। बातों को रिपीट किया जाता है वीडियोज़ के अंदर, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएँ। अगर आप रिविजन भी नहीं करते तो भी आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ओके, तो ये तो पढ़ाने का तरीका है। तो एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी के एग्जाम के स्टूडेंट भी हैं तो वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो फ्री पीडीएफ मिलती है डेली। जनरल साइंस की क्लास होती है, हिस्ट्री की क्लास होती है, पॉलिटी की क्लास होती है, और आपके 1000 क्वेश्चंस जो स्पेशल क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ एमटीएस और ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन है। तो 1000 वो क्वेश्चन है जो कि आपके पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, और व्हाट्सअप ग्रुप में लगभग अभी तक 90 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइएगा। और ये 90 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट है। इसमें एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट हैं। तो आप ग्रुप डी इसमें डीआरडीओ एमटीएस के व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर डेली आपको 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती है, डेली क्विज होती है 4-5 क्वेश्चंस की। तो ये आपको पूरा का पूरा मैटर प्रोवाइड होगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ओके, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में मिला नहीं मिला, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप डेली क्लास लेते रहें। फ्री टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट पेपर डेली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहेगा। ओके, उसकी पीडीएफ, और ये सब कुछ फ्री रहने वाला है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न फर्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र की थी, वह कौन थी? यानी कि जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है। देखिए, नोबेल प्राइज आपको साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, एक क्वेश्चन। आपको साइंटिस्ट को मिलता है, जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र में मिलता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलता है। नोबेल प्राइज आपको शांति के लिए मिलता है, शांति के लिए मिलता है, और अर्थशास्त्र के लिए भी नोबेल प्राइज मिलता है। अब नोबेल प्राइज क्यों मिलता है? तो एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने, और डायनामाइट की खोज की थी, तो तभी से अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल प्राइज को दिया जाता है। ओके, तो किन को मिला था ये मिला था, देखिए, मैडम क्यूरी को मिला था, भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। और ये मिला था कब? 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में मैडम क्यूरी को मिला था। और आपको बता दूं, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज मिल चुका है, और इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी, यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी मिल चुका है। तो ऐसी कौन सी महिलाएं हैं विश्व की जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो कौन थी? मैडम क्यूरी थी। इनके पति का नाम है पियरे क्यूरी। क्या है इनके पति का नाम? पियरे क्यूरी। एग्जाम में पूछा जाता है, पियरे क्यूरी इनके पति का नाम क्या है? तो ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? देखिए,
सबसे पहले बात करते हैं, पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं। देखिए जो पानी का घनत्व होता है, पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है, कम होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जाम में पिछली बार आया था कि जैसे कोई झील है, झील में बर्फ़ जम जाती है, ठंडी का मौसम होता है तो बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है तो नीचे उसमें मछलियां फिर भी जीवित रहती हैं। तो इसका कारण है जो नीचे का पानी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए वो मछलियां जीवित रहती हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि न्यूनतम आयतन पानी का कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है घनत्व कितना होता है, घनत्व अधिकतम किस पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है, तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी के भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी के भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। देखिए समझने का बात है, पहला इसका जो सही उत्तर है वो घनत्व के कारण है। किसके कारण है, घनत्व के कारण है। अब आपने एक क्वेश्चन आया था ग्रुप एनटीपीसी के एग्जाम में आया था, एनटीपीसी के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे समुद्र में तैरना आसान होता है, किसमें, समुद्र में तैरना आसान होता है और जो नदी होती है उसमें तैरना कठिन होता है। तो आपको बता दूं जो समुद्र का पानी होता है उसकी जो लवणता होती है, क्या होती है, लवणता ज़्यादा होती है और नदी के पानी की लवणता कम होती है, यानी कि इसका घनत्व ज़्यादा होता है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है। सी के वाटर की और रिवर के वाटर की डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी लो होती है, कम होती है, इसलिए समुद्र में तैरना ज़्यादा आसान होता है और नदी में तैरना नदी में तैरना कठिन होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वदेश निर्मित इंडिजीनियसली बिल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का स्वदेश निर्मित यानी कि जिसको भारत में ही बनाया गया हो, अपने कंट्री अपने देश में ही बनाया गया हो, एक ऐसा स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह, पहला सैटेलाइट कौन सा है, तो ये था इनसैट 2A। अब इससे रिलेटेड मोटी मोटी कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतरिक्ष विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में। कब हुई थी, 1972 में। अच्छा बताओ 1972 में किसका कार्यकाल था, भारत का प्रधानमंत्री कौन था 1972 के टाइम्स, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है PSLV, क्योंकि चंद्रयान भी लॉन्च किया था भारत ने, तो PSLV का काफ़ी नाम आया था, तो ये भी पूछा जा सकता है PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है। तो PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV की फुल फॉर्म होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ से कि जो इसरो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। कब हुई थी, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बेंगलोर में। कहाँ है, बेंगलुरु जिसे बोलते हैं, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपका DRDO जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देश का पहला रिएक्टर फर्स्ट रिएक्टर कौन सा है, देश का पहला रिएक्टर कौन सा है, रिएक्टर। तो देश का जो पहला रिएक्टर है ये कौन सा है, अप्सरा है। कौन सा है, अप्सरा। और इसको जब लॉन्च किया गया था तो कब किया गया था, 1956 में लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा ही। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय
अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? है तो राकेश शर्मा। देखिए हम जैसे ही अंतरिक्ष का नाम सुनते हैं या चंद्रमा का नाम सुनते हैं तो हम कल्पना चावला आंसर दे देते हैं, लेकिन ये गलत है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। स्क्वाड्रन लीडर थे, ये स्क्वाड्रन लीडर थे और ये 1984 में गए थे। कब गए थे? 1984 में गए थे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? देखिए विटामिन के बारे में पूछा गया है। जब भी विटामिन का नाम होता है मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देता हूँ। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। देखिए विटामिन के बारे में थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है आपको विटामिन से रिलेटेड, वो आपको बातें बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? जो विटामिन शब्द है, इस विटामिन शब्द की खोज की थी वैज्ञानिक फंक ने की थी। किसने की थी? वैज्ञानिक फंक ने की थी और 1911 ईस्वी में की थी विटामिन शब्द की खोज। ओके, अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से विटामिन ए, बी, सी और डी। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, थायमीन। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसकी कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी। विटामिन डी, विटामिन डी को क्या बोलते हैं? विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स, गले का सूखा रोग होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई और के बारे में। विटामिन ई के बारे में और विटामिन के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है टैकोफेरल, टैकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टैकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। ओके, विटामिन ई टैकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? नपुंसकता का रोग होता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी से होता है। ओके, तो विटामिन के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल आपको दे दी। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है विटामिन ए की, बी और सी और डी के बारे में। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज की थी मैकमोलन ने। विटामिन बी की भी खोज की थी मैकमोलन ने। और विटामिन सी की खोज की थी हलकट ने। किसने खोज की थी? हलकट वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन डी का आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलीपुच्छल तारा कॉमेट कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? देखिए इस क्वेश्चन को आप बताइए, इससे रिलेटेड मैं 4-5 बातें आपको बता देता हूँ हेलीपुच्छल तारे से रिलेटेड। चलिए तो देखिए यहाँ से रिलेटेड आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो समझिए। देखिए इसका आंसर आप दीजिए, हेलीपुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा है वो ग्रह और सबसे भारी ग्रह है तो ये होता है आपका बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति होता है। ओके, सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे भारी कौन सा होता है? बृहस्पति ग्रह ही है। सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट होता है बुध ग्रह। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। यानी कि सबसे बड़ा होता है बृहस्पति और सबसे छोटा होता है बुध ग्रह। ओके, अब सूर्य की पृथ्वी की भगिनी किसको कहते हैं? पृथ्वी की भगिनी, तो पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं या भगिनी किसे कहते हैं? तो ये होता है कौन सा? शुक्र ग्रह होता है, जो पृथ्वी की भगिनिया ग्रह बहन के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सबसे ठंडा ग्रह है वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण। वरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा ठंडा है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला कौन सा है? तो जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा क्या होते हैं आपके
उपग्रह हैं। अच्छा, एक ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ये होते हैं बुध और शुक्र। कौन से? बुध और शुक्र ग्रह होते हैं। कौन से? शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके। अच्छा, पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी है तो ये कैसे घूमती है? तो ये घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहाँ से? पश्चिम से घूमती है। और किस तरफ घूमती है? पूर्व की ओर घूमती है। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे ये सन है, ये सन है और ये पृथ्वी आपकी, ये क्या है? सन है, ये आपकी अर्थ है। तो अर्थ से सन कितना गुना, जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो ये 109 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है जो सूर्य है पृथ्वी से। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सौर दिवस कितने घंटे का होता है? ये भी पूछा जा सकता है। सौर दिवस कितने घंटे का होता है? तो सौर दिवस होता है 24 घंटे का। कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का, लगभग 24 घंटे का होता है सौर दिवस। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि तारे का जो रंग है, कोई भी तारा है, कोई भी स्टार है, स्टार का जो रंग है उसे कैसे पता लगाया जा सकता है? तो उसके ताप से, उसके टेम्परेचर से उसको पता लगाया जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या है? हेलीपुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों बाद, यानी कि 76 ईयर्स बाद हेलीपुच्छल तारा दिखाई देता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? किन तरंगों की सहायता से? देखिए, 3 टाइप की तरंग होती हैं। एक होती है अपश्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें होती हैं एक होती हैं पराश्रव्य तरंगें, पराश्रव्य तरंगें होती हैं। और तीसरी होती हैं श्रव्य तरंगें। कौन सी? श्रव्य तरंगें। ओके, जो अपश्रव्य तरंगें होती हैं इनकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। जो श्रव्य तरंगें होती हैं इनकी तरंग दैर्घ्य, जो फ्रीक्वेंसी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है इनकी फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी कि जो श्रव्य तरंगें हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज। श्रव्य तरंगों की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और पराश्रव्य तरंगों की 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स की सहायता से उड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? देखिए, HIV विषाणु से विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु की कमी से एड्स रोग होता है। एक दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं विषाणु से रिलेटेड, यहाँ से बीमारी से रिलेटेड। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एड्स के द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? एड्स के द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र। कौन सा? प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है एड्स के कारण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग, ये ग्रुप डी के एग्जाम में आया था। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के स्रावित होने के कारण, थायराइड ग्रंथि के स्रावित होने के कारण आपका घेंगा रोग होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे जो चेचक होता है, चेचक किसको प्रभावित करता है? ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है, कंप्लीट, यानी कि पूरे के पूरे शरीर को चेचक प्रभावित करता है। क्या? चेचक। आपसे पूछा जा सकता है, चेचक की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। चेचक की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मलेरिया जो रोग होता है, मलेरिया जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी और स्प्लीन तिल्ली, जैसे प्लीहा बोलते हैं, इसको प्रभावित करता है। जो मलेरिया रोग है ये आरबीसी और प्लीहा स्प्लीन को प्रभावित करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके,
अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो प्लेग की बीमारी है, जैसे आज की डेट में कोरोना वायरस फैला है, ऐसे ही कुछ समय पहले, आज से लगभग 100 वर्ष पहले प्लेग की बीमारी फैली थी। तो प्लेग की बीमारी में कौन सा वायरस होता है? तो ये होता है पास्चोरेला पेस्टिस। क्या होता है? पास्चोरेला पेस्टिस एक क्या होता है? वायरस होता है। जैसे कोरोना वायरस होता है, ऐसे ही पास्चोरेला पेस्टिस वायरस होता है। ये पहले फैला था लगभग आज से 100 साल पहले के करीब। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब कम से कम मैंने अभी 8-10 क्वेश्चन कराए, इनसे रिलेटेड 50-60 बातें बता दी हैं आपको, तो ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर का सेकंड मात्रक क्या है? यानी कि एम्पियर किसका मात्रक है? सेकंड मात्रक क्या है? तो एम्पियर जो अच्छा, ये पूछा गया है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? देखिए फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। Q बराबर होता है IT। Q होता है जहाँ पर चार्ज आवेश बोलते हैं इसको, I होती है विद्युत धारा और T होता है समय। तो I का एम्पियर और T का क्या होता है? समय का सेकंड होता है। चार्ज क्या है? आवेश। तो आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर सेकंड होगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस क्या है? देखिए N2O। N2O होती है लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस होती है ये लाफिंग गैस। एक होती है H2S, तो ये होती है अश्रु गैस। अश्रु गैस यानी कि इस गैस से आंसू आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में, पिछली बार क्वेश्चन आया था कि जैसे पुलिस होती है, कहीं पर भीड़ लग जाए और भीड़ उपद्रव मचाने का काम करे, क्या करे? उपद्रव मचाने का काम करे, तो भीड़ उस पर आंसू गोले छोड़ती है। क्या छोड़ती है? आंसू गोले छोड़ती है। तो उन गोलों में क्या होता है? तो उनमें होती है NH3 यानी कि अमोनिया गैस होती है। क्या होती है? NH3। इसका रासायनिक सूत्र है अमोनिया गैस होती है, जो पुलिस छोड़ती है जनता के ऊपर अश्रु गैस के रूप में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो लोह कवर के में रखकर, जो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? लोह कवर में रखकर, यानी कि लोहे के कवर में रख दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? जो परमाणु बिजली घर होते हैं उनमें किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। अच्छा, जो हाइड्रोजन बम है, इसमें भी कौन सी होती है? हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया ही होती है। और जो सूर्य के अंदर इतनी ऊर्जा बनी है, सूर्य के अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, ये भी किसके कारण होती है? नाभिकीय संलयन के कारण ही होती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो परमाणु बम है, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, जो आपका क्या है? परमाणु बम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें किस प्रकार का आवेश होता है? जो गामा किरण होती हैं उन पर किस प्रकार का आवेश होता है? देखिए, गामा किरण पर तो कोई भी आवेश नहीं होता। देयर इज नो चार्ज ऑन गामा रेस। ओके, तो गामा किरणों पर तो कोई आवेश नहीं होता। लेकिन जो अल्फा किरणें होती हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बीटा किरणें होती हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा जो किरणें होती हैं इनको एनोड के रूप में, और बीटा किरणों को गामा कैथोड के रूप में जाना जाता है। तो अल्फा पर पॉजिटिव, बीटा पर नेगेटिव और गामा किरणों पर कैसा होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन विधि द्वारा उपयोग होता है। देखिए, एक है यूरेनियम डेटिंग विधि। कौन सी है? यूरेनियम डेटिंग विधि। एक होती है यूरेनियम डेटिंग विधि और एक होती है रेडियो कार्बन विधि। तो रेडियो कार्बन विधि द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जा सकता है। रेडियो कार्बन विधि द्वारा पेड़ पौधों और जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो यूरेनियम डेटिंग विधि है, इसके द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन लगाया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किससे लगाते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि से। और जीवाश्मों की आयु का पता किससे लगाते हैं? रेडियो कार्बन विधि से। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये होता है वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से। जो हमारे शरीर में किडनी होती है, लीवर होता है, इसके माध्यम से। लीवर में एक किडनी का वजन होता है लगभग 150 ग्राम के करीब। तो दो किडनी होती हैं, दोनों का वजन कितना हो गया? 300 ग्राम होता है। ओके, तो पूछा जाता है किडनी का वजन कितना होता है, तो ये होता है 150 ग्राम होता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों, जो जल में पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो उस समांतर दर्पणों के बीच में रखे कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? मान लीजिए कि एक दर्पण यहाँ पर रख दिया और एक दर्पण यहाँ पर रख दिया। अब कोई वस्तु यहाँ पर रखिए, जैसे आप नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए जाते हैं। अगर आप नाई हैं तो बुरा मत मानिएगा, ओके। अगर आप नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ कुर्सी पर बैठते हैं, तो आपके सामने एक शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है, पीछे भी एक दर्पण लगा होता है। तो आप क्या देखते हैं? अपने सिर का पीछे भी तमाम चित्र देखते हो और अपने आगे भी प्रतिबिंब कई सारे देखते हो। तो कितने? इनफाइनाइट आपके आंसर हो जाएंगे। तो आपको याद भी हो गया होगा अच्छे से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का जल की तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ, 1 मिनट प्लीज। तेल का जल के तल पर फैलने का कारण क्या है? तेल के पृष्ठ तनाव की जल की अपेक्षा कम होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड होता है। तो जो पेंसिल का लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। जैसे ये कोई पेंसिल है, तो जब हम रूल जिसे बोलते हैं, हमारे गांव में तो कुछ लोग उसे रूल बोलते हैं, और जो मिटाने वाली होती है उसे बोलते हैं मिटानी। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पेंसिल का जो लेड होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का होता है। और ये विद्युत धारा का सुचालक होता है। कैसा होता है? विद्युत धारा का सुचालक, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आप पेन लेके गए, फाउंटेन पेन लेके गए या कोई पेन लेके गए और वायुयान में चढ़ गए ऊपर, और वायुयान आकाश में उड़ रहा है, तो आपकी जो स्याही है वो रिस जाती है। क्या हो जाती है? निकल जाती है उसमें से। ऐसा क्यों? तो वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण, वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है उसकी कमी के कारण। ऊपर जब हवाई जहाज जाता है तो आपका वायुमंडल कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो इसके कारण। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर इनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल किससे मिली होती है? जस्ता और तांबा से मिलकर बनी होती है। ओके, नेक्स्ट है, गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो ध्रुव है इसका नाम। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? ध्रुव। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला है एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में ये बदल जाता है। और अग्नाशय में एमिनो अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितनी शरीर में? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद या फंक्स रोग के रोग कारक का नाम बताइए? तो माइक्रोस्पोरम के कारण। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक? चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? KCl MgCl2 6H2O पोटेशियम के अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र है। नेक्स्ट है, यूरेनियम की नाभिकीय विघटन के अंततः प्राप्त होता है? तो अंततः आपको सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि की मापने की इकाई है। ओके, तो ये थे आज के लगभग 25 क्वेश्चंस। तो 25 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, लगभग 100 इनसे रिलेटेड आपको बातें बताती। तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस वीडियो से। अगर आप ऐसे ही देखते रहे तो 20-22 दिन में 2 से 3 हज़ार आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जनरल साइंस के, और आप बेस्ट हो जाओगे। अगर आपकी इसको PDF चाहिए तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सअप ग्रुप को, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।